चैप्टर 6 चेंजेस। जब सभी का ध्यान भटका हुआ था, लियोनेल पहले ही कदम बढ़ा चुका था। वह कुछ ही कदमों में कॉनराड और जेम्स के पास पहुंच गया और जेम्स के कॉलर को पकड़ लिया। कोई और होता तो शायद पहले कॉनराड से लड़ने का फैसला करता, लेकिन लियोनेल अच्छी तरह जानता था कि ऐसा करना कितना मूर्खतापूर्ण होगा। चाहे जो भी हुआ हो, जेम्स की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी थी। उनके बीच जो भी हुआ हो, जेम्स अब भी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। और सौभाग्य से अंधेरे ने उसकी मदद की। जैसा कि उम्मीद थी, कॉनराड प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। लियोनेल ने जेम्स को मजबूती से पकड़ लिया था और कॉनराड को छोड़ना पड़ा। लियोनेल ने जेम्स को खींचकर उठा लिया। लियो, जेम्स के शब्द धुंधले थे। अब लियोनेल को एहसास हुआ कि जेम्स बेहोश था। संभवतः उसका सिर खिड़की से टकराया था, और अगर उसे कंसन, चोट लगने के कारण होने वाली बेहोशी हो गई हो तो आश्चर्य नहीं। शराब के नशे के साथ यह स्थिति और भी खतरनाक थी। अरे यार, तुम देर से आए हो। मेरी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जेम्स ने भारी होकर लियोनेल पर झुकते हुए ये शब्द कहे। लियोनेल ने दांतों के बीच से ठंडी सांस ली। वह खुद भी इस तरह का बोझ उठाने की हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी उसे बाहर ले गया और सोफे पर बैठा दिया। शेफ, क्या आपके पास गैस बर्नर है? हमें रोशनी की जरूरत है, लियोनेल ने आवाज लगाई। 4 सितारा शेफ, जिसने जेम्स की जान खतरे में देखकर भी एक शब्द नहीं कहा था, अब थोड़ा हिला हुआ लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हाँ, हम कुछ व्यंजनों को पूरा करने के लिए ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। अंधेरे में उसने एक छिपे हुए डिब्बे से टॉर्च निकाला। लेकिन जैसे ही वह इसे लियोनेल को देने वाला था, कुछ हुआ। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया धराशायी हो जाएगी। इतनी तेज आवाज के साथ धमाके हुए कि लियोनेल को अपने कान बंद करने पड़े। जमीन कांपने लगी और इमारत इतनी तेजी से हिली कि लगा जैसे वह गिर जाएगी। लियोनेल जम गया। उसे सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह सब क्यों हो रहा था। पैराडाइज आइलैंड्स। पिताजी। लियोनेल के सीने में चिंता की लहर दौड़ गई। पैराडाइज आइलैंड्स को कभी भी महत्वपूर्ण इमारतों के ऊपर से गुजरने की अनुमति नहीं थी। टॉप 10 अकादमियां, सरकारी भवन और ऐतिहासिक स्थल इस श्रेणी में आते थे। इसलिए वे सुरक्षित थे, चाहे जो भी हो। हालांकि लियोनेल को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। वह अपने पिता की सुरक्षा को लेकर परेशान था। उच्च श्रेणी के पैराडाइज आइलैंड्स, जैसे कि जिस पर लियोनेल और उसके पिता रहते थे, में ऐसी घटनाओं के लिए सुरक्षा उपाय थे, लेकिन वे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। खासकर जब यह बिजली की कटौती इतनी बड़ी थी। एकमात्र उम्मीद यह थी कि लियोनेल और उसके पिता जिस आइलैंड पर रहते थे, वह सतह के बहुत करीब था। अगर उनका आइलैंड पहले कुछ ऊंची इमारतों से टकराता, तो शायद उसके पिता की जान बच सकती थी। ये ऊंची इमारतें ऐसी आपदाओं के लिए आखिरी सुरक्षा कवच थीं। आखिरकार लियोनेल ने अपनी चिंता को दबा दिया। अगर यह सिर्फ बिजली की कटौती होती, तो वह तुरंत यहां से भाग जाता, यहां तक कि ऐना को भी छोड़ देता। लेकिन जब यह सब होने वाला था, तो उनकी घड़ियों ने क्लास 9 कोड रेड की चेतावनी दी थी। यह स्पष्ट था कि यह घटना सामान्य नहीं थी। लियोनेल ने अपने जबड़े को भींच लिया और कांपती हुई जमीन पर खड़ा रहा, अपने कानों को मजबूती से बंद किए हुए। सौभाग्य से उनकी इमारतें उच्चतम भूकंप प्रौद्योगिकी से बनी थी, नहीं तो वे इतनी देर तक नहीं टिक पातीं। माहौल उदास हो गया। यहाँ के छात्र अक्सर अपने सिर के ऊपर मंडराते पैराडाइज आइलैंड्स के बारे में नहीं सोचते थे। वे कभी-कभी सूरज को ढक लेते थे, लेकिन बादलों की तरह ही। लेकिन इस बार हर धमाके के साथ उन्हें एहसास हो रहा था कि हर धमाका अनगिनत मासूम लोगों की मौत का प्रतीक था। बिना किसी वजह के कई लोग उल्टी करने लगे।
चौथी मंजिल के लॉबी में एक दुर्गंध फैल गई और रोने की आवाजें धमाकों की आवाज में दब गईं। जो कुछ भी एसेंशन साम्राज्य ने चेतावनी दी थी वह अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन अरबों लोग मर चुके थे। यह कैसी विडंबना थी। कुछ लोग जो अभी भी संयमित थे, उन्होंने लियोनेल की ओर देखा। हालांकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जबड़े को भींचे हुए था, लेकिन वे जानते थे कि वह क्या महसूस कर रहा होगा। उनमें से कुछ भी उसी स्थिति में थे। भले ही उनके परिवार सतह पर रहते हों, लेकिन सभी के परिवार उन सुरक्षित क्षेत्रों में नहीं थे। उनके परिवार भी पैराडाइज आइलैंड्स के गिरने से मर सकते थे। 10 मिनट बाद धमाके रुक गए, लेकिन जमीन अभी भी हिल रही थी। शायद अब उन्हें एहसास हुआ कि उनके सिर के ऊपर कितने आइलैंड मंडरा रहे थे और कितनी जिंदगियां थी जिनकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की। जब सब कुछ शांत हुआ तो लियोनेल ने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने ध्यान से जेम्स की शर्ट उतारी और उसके सिर को सहारा दिया। जैसा कि उम्मीद थी, जेम्स को न सिर्फ कंसन था, बल्कि खिड़की के किनारे पर बचे कांच के टुकड़ों ने उसकी पीठ पर गहरे घाव छोड़ दिए थे। 4 सितारा शेफ से ब्लो टॉर्च लेकर लियोनेल ने छात्रावास के एक निवासी से कुछ सुगंधित मोमबत्तियां ली और उन्हें जलाया, जिससे उन्हें थोड़ी रोशनी मिली। लियोनेल कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसने कुछ प्राथमिक चिकित्सा की कक्षाएं ली थीं। उसे यकीन नहीं था कि खेल के लिए तैनात मेडिकल टीम अभी भी यहाँ थी या नहीं। खेल खत्म हुए 2 घंटे हो चुके थे और उनके पास उन्हें ढूंढने का समय नहीं था। उसने जेम्स के घावों को साफ किया और कांच के टुकड़ों को निकाला। फिर उसने शेफ से ली गई कुकिंग वाइन से घावों को साफ किया और पट्टी बांध दी। तुमसे प्यार करता हूँ, यार। जेम्स की नशे में धुत आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी हल्की खर्राटों की आवाज आने लगी। वहां मौजूद लोगों ने सोचा कि वह सबसे भाग्यशाली था। वे अभी सोने की कोशिश करते तो भी नहीं सो पाते। लियोनेल मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए खाली हो गईं। अब उसे क्या करना चाहिए? सच कहूं तो वह जानता था कि सबसे अच्छा जवाब यहीं रुकना था। बाकी सभी भी यही जानते थे। एक सुरक्षित क्षेत्र होने के नाते सरकारी मदद सबसे पहले यहां पहुंचेगी। लेकिन यह कोड रेड क्या था? क्या यह सिर्फ दुनिया भर में बिजली की कटौती थी? लियोनेल को लग रहा था कि यह उससे कहीं ज्यादा था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था। बस इतना कि एसेंशन साम्राज्य, जिसने पूरी धरती को एक किया था, ऐसी चीज के लिए तैयार कैसे नहीं हो सकता। लियोनेल को लगा कि यह बिजली की कटौती किसी घटना के कारण हुई थी। यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसे रोकने के लिए उनका साम्राज्य भी तैयार नहीं था। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास रहने और खाने की व्यवस्था है। अकादमी में पिछले विद्रोह और बंधक स्थितियों के कारण कई सालों का खाना जमा है। बुरी खबर यह है कि खेल और पार्टी के कारण कैंपस की क्षमता से ज्यादा लोग हैं। और बिजली के बिना बड़े फ्रीजर धीरे धीरे गर्म हो जाएंगे। अगर लोग दरवाजे खोलते बंद करते रहेंगे तो यह और तेजी से होगा। हम सावधानी बरत सकते हैं और जो संभव हो उसे सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन कई लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। वे सोचेंगे कि मैं जरूरत से ज्यादा सतर्क हूं। यहाँ का खाना 1 महीने तक आसानी से चल सकता है और कोई नहीं सोचेगा कि साम्राज्य इतने समय में स्थिति को सुधार नहीं पाएगा, इसलिए वे कोई त्याग नहीं करना चाहेंगे। लियोनेल के विचार तेजी से घूम रहे थे। उसका एक हिस्सा सावधानी बरतना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा समझता था कि जब तक लोगों के पास इस स्थिति के खतरे का सबूत नहीं होगा, वे नहीं मानेंगे। यह इंसान की फितरत है। सच कहूं तो लियोनेल इस सब से निपटना नहीं चाहता था। वह बस यह जानना चाहता था कि उसके पिता सुरक्षित हैं या नहीं। बाकी सब उसके लिए मायने नहीं रखता था। धत, मैं इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉनराड की नाक सिकुड़ गई।
जैसे ही इमारत का हिलना बंद हुआ, वह वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। आमतौर पर उल्टी की गंदगी को उनकी हाईटेक तकनीक से आसानी से साफ कर दिया जाता, लेकिन अब यह संभव नहीं था। यहां तक कि पानी की आपूर्ति भी बंद हो सकती थी। लियोनेल ने कॉनराड को जाने से नहीं रोका, और रोकता भी क्यों? दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि कॉनराड को ज्यादा दूर जाने नहीं दिया जाएगा। इमारत फिर से हिली। एक पल के लिए लियोनेल ने सोचा कि पिछले भूकंपों ने इमारत की नींव को हिला दिया है और छात्रावास गिरने वाला है। लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। यह एक स्पेशल टियर अंतरिक्षीय दरार थी। लियोनेल को पूरा यकीन था। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, नहीं कभी इसका वर्णन पढ़ा था, लेकिन उसकी कल्पना इतनी स्पष्ट थी कि अगर कभी ऐसी दरार होती तो वह ऐसी ही दिखती। शायद उसकी कल्पना से इतना ही अलग था कि यह रात के आकाश को दिन की तरह चमका रही थी। इसके अलावा सब कुछ वैसा ही था। अचानक आई संज्ञानात्मक असंगति, इसकी काली तारों भरी अंदरूनी सतह, और यह भाव कि यह न तो कहीं जाती है और न ही कहीं से आती है। लियोनेल का चेहरा बदल गया जब उसने इसे टूटी हुई खिड़की से देखा। यह फैल रही है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मिलान, लियोनेल ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसकी बात समझते हुए लियोनेल के बड़े ऑफेंसिव लाइनमैन ने जेम्स को कंधे पर उठा लिया। लियोनेल खुद यह काम करता, लेकिन उसकी पसलियां इस तरह का बोझ उठाने की हालत में नहीं थी। हालांकि जैसे ही वे इमारत से बाहर भागने वाले थे, कॉनराड की आवाज ने लियोनेल के कदम रोक दिए। यह क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे छोड़ दो। लियोनेल हैरान रह गया। वही युवा लड़की जो पैराडाइज आइलैंड्स के गिरते समय उल्टी कर रही थी, निकटतम निकास के रास्ते में खड़ी थी। उसकी नजरें खाली थी। नहीं, यह सही नहीं था। उसकी आंखों की पुतलियां और आइरिस सफेद हो चुकी थी। उसका चेहरा ठंडा था। लियोनेल को अंदर से लगा कि वही लड़की जो मृत शरीरों के बारे में सोचकर उल्टी कर रही थी, ऐसा चेहरा नहीं बना सकती। आखिर क्या हो रहा था? उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ कॉनराड के सीने पर मारा। सामान्य तौर पर कुछ नहीं होना चाहिए था। कॉनराड लियोनेल से 1 इंच लंबा था और हर दिन एथलीट की तरह प्रशिक्षण लेता था। साथ ही उसे खेल में चोट नहीं आई थी, जबकि वह छोटी लड़की सिर्फ 5'4" की थी और पार्टी में किसी सीनियर के साथ आई थी। लेकिन आज का दिन अतार्किकता से भरा था। एक धीमी ग्रंट के साथ कॉनराड इतनी जोर से पीछे गिरा कि वह पीठ के बल गिर गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। तुम? शर्म और गुस्से के मिश्रण ने कॉनराड का चेहरा लाल कर दिया। बदतर यह कि वह उल्टी के गड्ढे के बगल में गिर गया, जिससे उसे मितली आने लगी। अरे! लियोनेल का सिर दूसरी दिशा में घूमा और उसने एक और छात्र को देखा, जिसकी नजरें उस छोटी लड़की की तरह खाली थी। एक पल में 1 से 2 हो गए, फिर 2 से 3। चुटकियों में 10 जोड़ी सफेद आंखें स्पेशल टियर की नीली रोशनी में चमक रही थी, सभी की ओर खाली नजरों से देख रही थी। उनमें से एक उसकी अपनी टीम का सदस्य भी था। लियोनेल का चेहरा गंभीर हो गया। ऐना, यूरी, सावान, यहाँ आओ। इस बार झगड़ालू सावान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी क्योंकि वह धीरे धीरे लियोनेल के सुरक्षा घेरे में आ गई, ऐना और यूरी के साथ। स्पेशल टियर उनके पीछे बढ़ रही थी। सफेद आंखों वाले उनके साथी सामने थे और उनके दिलों में अनिश्चितता और डर का एहसास था।